दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सीवान। सभी मित्रों को नमस्कार। आज आप सभी लोगों को विशेष तौर पे अपनी खुशियों को, पार्टी की खुशियों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया हूं। और आज आप सब लोग को बुलाने का मकसद था कि कल जो देश के 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे, उन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में जिस प्रकार से वहां की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाने के लिए जो अपना जनादेश दिया था, उसकी खुशी आप सब लोगों के साथ साझा कर सकूं और आप सब लोगों का भी मुंह मीठा कर सकूं, जो अवसर देश के 3 राज्यों की जनता ने दिया है। आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम देश के उन 3 राज्यों के सभी मतदाताओं को अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। जिन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सम्मानित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर सरकार बनाने का जनादेश दिया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायक चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में 163 विधायक चुनाव जीते। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। और राजस्थान में 115 विधायक चुनाव जीते। यह इस प्रकार का जनादेश देना बहुत साफ तौर पे संदेश देता है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी और NDA की ही जीत होगी। यह चुनाव परिणाम बहुत साफ तौर पे ये बयां करता है कि 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले बार के मिले सीटों से अधिक सीट जीतकर देश के प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के दायित्व को लेंगे। और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां 303 सीटें मिली थी, वहीं इस प्रकार का प्रचंड जनादेश बहुत स्पष्ट संदेश देता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सांसदों के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी और NDA की संख्या मिला के ये 400 की संख्या पार करेगी। कल जो जनादेश आया है, मैं स्वयं छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 महीने तक रहा था चुनाव में, और छत्तीसगढ़ के बारे में सभी मीडिया के साथी से लेके राजनीतिक पंडित और सर्वे करने वाले लोग यही कहते थे कि वो तो जैसे भारतीय जनता पार्टी का आना ही संभव नहीं। और मैं वहां रहा, मैंने देखा कि गांव में किस प्रकार से खास करके जो युवा हैं, जो महिलाएं, जो किसान, जो मजदूर हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के पक्ष पे आवाज लगा रहा है, ये बहुत साफ तौर पे मैं महसूस कर रहा था। और हमने उस चुनाव के बाद कई वार्ताओं में कहा भी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता। उसी तरीके से आज फिर मैं कहना चाहता हूं कि जब 2024 के लोकसभा का चुनाव आएगा
तो बिहार की जनता, और मैं पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूं, पश्चिम बंगाल की भी जनता सहित पूरे देश की जनता, और उसमें जो विशेष करके युवा होंगे, महिला होंगी, किसान होंगे और मजदूर होंगे, इनका अपार समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, 350 से अधिक सीटों पर बीजेपी और 400 से अधिक सीटों पर एनडीए चुनाव जीत के अपनी सरकार बनाने का काम करेगा। सारे राजनीतिक दल के नेताओं पे, जो एनडीए अलायंस के नेता हैं, कल से मीडिया के सामने कोई नहीं आ रहे, तो 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद यूजीसी एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच बुढ़नी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा, और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। जनता के जनादेश ने विपक्षी दलों के नेताओं के गले के आवाज को बंद करा दिया, जिसको भोजपुरी में हम लोग कहते हैं घेग बंद हो गई, मतलब आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं। आज इंडी अलायंस के लोग, आज ऐसी स्थिति जनता ने कर दी हो। और ये तो मोदी जी का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, ये तो वहां के राज्यों की सरकारों के लिए चुनाव था। जब मोदी जी का प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो इस इंडी अलायंस के लोगों का इससे भी कमजोर स्थिति जनता चुनाव में कर देगी। और बिहार के संदर्भ में तो मैं बड़े साफ तौर पे कह सकता हूं कि यहां किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए अब इस जनादेश के बाद कि बिहार की 40 की 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं जीतेगा, क्योंकि बिहार की जनता बहुत साफ तौर पे नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में देश को विकसित होते हुए देखना चाहती है, भरोसा करती है। 2014 में भी भरोसा किया था, उस समय भी 32 सीट दिया था 40 में से। 2019 में भी 40 में से 39 सीट दिया था, और 2024 में अब जो एक सीट बचा हुआ था वो पूरा का पूरा देके जनता एक मजबूत ताकत नरेंद्र मोदी जी को बिहार से देने का काम करेगा। और बिहार के अंदर इंडी अलायंस के अंदर बहुत घबराहट साफ तौर पे कल के चुनाव परिणाम के बाद दिखाई पड़ा। लालू जी की आवाज नहीं निकल रही, लालू जी का बयान ऐसे हर छोटे बड़े चीजों पे आता है, लेकिन कल के चुनाव परिणाम के बाद लालू जी की कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पड़ रही। तेजस्वी बाबू कुछ नहीं बोल रहे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुप हो गए। तो ये इंडी अलायंस के लोग इस चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी कमजोर स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से अब समझ चुके हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये जो इंडी अलायंस नाम का गठबंधन है यह पूरी तरीके से बिखर जाएगा, ये इस स्वरूप में नहीं रहेगा। जैसे आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी खुलेआम इस इंडी अलायंस के बारे में बोलते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी खुलेआम इस इंडी अलायंस के बारे में बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कई जगहों पे इस अलायंस की बैठकों से उठ के निकल जाती है या बैठक में जाती ही नहीं है। ऐसे जो तेलंगाना के निवर्तमान मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव हरा दिया, तो उनकी भी पार्टी उस इंडी अलायंस से दूर है। ऐसे कई लोग हैं। पश्चिम बंगाल का मैं प्रभारी हूं, तो वहां
टीएमसी कुछ बोलता है, कांग्रेस कुछ बोलता है, कम्युनिस्ट कुछ बोलता है। तो ये गठबंधन पूरी तरीके से भानुमति का कुनबा है और ये भानुमति का कुनबा चुनाव के पहले ही बिखर जाएगा। ये बहुत साफ है। आप सब लोग के माध्यम से, मीडिया के साथ मित्रों के माध्यम से मैं एक बार फिर से देश के 3 राज्यों के अंदर जहां भाजपा की सरकार बनी है, वहां के सभी सम्मानित मतदाताओं को आभार व्यक्त करना चाहते हैं और तेलंगाना में जहां हमारी सरकार नहीं बनी, वहां की भी जनता को आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि पूर्व की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत वहां बढ़ा, सीटें बढ़ी और भाजपा के प्रति लोगों का झुकाव और रुझान, समर्थन बढ़ा है। आगे आने वाले दिनों में वैसे राज्यों में भाजपा और बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी, इस बात का पूरा विश्वास। इसके साथ ही एक और विषय की जानकारी आप सब लोगों को की थी। हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 6 दिसंबर को पूरे देश में इस कार्यक्रम में भागीदारी करता है और हम सब लोग को जानकारी है कि इस देश के संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका उनकी है और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 7 दिसंबर को पटना में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में किया जा रहा है। उसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपने श्रद्धासुमन निवेदित करने के लिए, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके विचारों को पुनर्स्मारित करने के लिए, समाज को शिक्षित और संगठित बनाने के लिए सिवान में भी 10 दिसंबर को बाबा साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़े महापर्व का आयोजन GMHE हाई स्कूल के ग्राउंड पे किया गया है, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों से जो हमारे अनुसूचित वर्ग के भाई बंधु हैं, बहनें हैं, वो सब उस दिन आएंगे और उसकी आने के निमंत्रण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पिछले कुछ सप्ताह से जिले के विभिन्न पंचायतों टोलों में किया जा रहा है। जो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगातार टोले में प्रवास कर रहे हैं। आज के दिन भी कई टोलियां जिले के अलग अलग क्षेत्रों में गई हुई है और लोगों को न्योता निमंत्रण देने का काम 10 दिसंबर के कार्यक्रम में भागीदारी के लिए कर रही है और 10 दिसंबर को सिवान की धरती पर जो नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में जो काम किया है, उनके मान और उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल देश की सरकार ने जो काम किए हैं, उन सारी बातों की जानकारी उस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएगी और खास करके अनुसूचित समाज वर्ग के लिए भारत की सरकार और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए जो काम अनुसूचित समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए किया है, उन सारे चीजों की जानकारी भी हम देंगे। बाबा साहब को हम उस दिन याद भी करेंगे। हम सब लोग के ध्यान में है कि बाबा साहब उस विचार के साथ थे जो कश्मीर में धारा 370 लागू नहीं होने देना। बाबा साहब धारा 370 के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी ने उनके सपने को साकार किया, नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपने को साकार किया
कि धारा 370 के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे और नरेंद्र मोदी जी ने उस 370 को समाप्त करने का काम किया और देश के जिस संविधान के अनुसार आज हम सब लोग चलते हैं, तो संविधान के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और वो बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे, नौ भाषा के ज्ञाता भी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई थी और जो उनका इतना बड़ा योगदान देश के लिए रहा है, उसको जिस प्रकार से सम्मान आजादी के बाद की सरकार को देनी चाहिए थी, उन सरकारों ने नहीं दी थी। लेकिन मोदी जी की सरकार ने अंबेडकर जी के सम्मान में पंच तीर्थ बनाने का काम किया है। आज तक किसी सरकार का ध्यान नहीं गया और उनके नाम पे बात करने वाले बहुत लोग, बहुत राजनीतिक दल, बहुत नेता हुए और देश की आजादी के बाद भी जिस पार्टी की सत्ता व्यवस्था इस देश और राज्य के अंदर रही, उस पार्टी ने भी बहुत कुछ बातें कही लेकिन किया नहीं। किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उनकी जो जन्मभूमि है मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है महू, उसे अब अंबेडकर नगर हम बोलते हैं, वहां उनका स्मारिका बनाया। फिर जहां उन्होंने लंदन में शिक्षा प्राप्त किया था, वहां पे स्मारक बनाया और प्रधानमंत्री जी स्वयं जाके उसका उद्घाटन वहां पे किए लंदन में उस स्मारिका का। जहां उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी नागपुर में, उस दीक्षा भूमि पे भी स्मारक बनाया गया। उसके अलावा जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जहां उन्होंने समाधि दी, वो जो भूमि था निर्धन स्थल था, उस स्थल को भी स्मारक के रूप में बनाया गया। और जहां उनका दाह संस्कार हुआ, उस दाह संस्कार के स्थल पे, मुंबई में उनका दाह संस्कार हुआ, वो चैत्य स्थल है, उस स्थल पर भी स्मारक बनाने का काम। तो ये 5 जगहों पे उनके स्मारक बनाए भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, उनके सम्मान में। और ऐसा इसलिए किया कि आज हम सब भारतवासियों का यह फर्ज है, दायित्व है और सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, उनके सम्मान में ये सब काम किए जाएं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इतिहास की जानकारी दी जाए। तो ऐसे महान व्यक्ति के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सीवान जिला इकाई के द्वारा भी 10 दिसंबर को एक कार्यक्रम सीवान में रखा गया है। तो ये 2 विषय थे जो आप सब लोगों से चर्चा करना। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। ये जो चुनाव आगे बढ़ेगा, नए दल जांच करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं वो एनडीए से, बड़े जो क्षेत्रीय दल हैं एनडीए से किनारा, तो क्या इस परिणाम के बाद ये बदलेगा और जो क्षेत्रीय बड़े दल हैं वो एनडीए के साथ जुड़ने? आपने देखा होगा कुछ महीने पहले जो इंडी अलायंस के लोग हैं, उन लोगों ने एक बैठक की थी, तो उनके बैठक में 26 दल के लोग गए थे और एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें 31 दल के लोग गए थे। तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कौन अलायंस बढ़ा है। लेकिन इंडिया अलायंस में जो दल गए थे वो अपने अपने राज्यों में सरकार चला रहे और आपके यहाँ जो आए थे वो तो वैसे ही सरकार चलाने वाले लोग हैं ना, जैसे ममता बनर्जी चलाती हैं, वहां पे आके पटना में और बेंगलोर में जाके सीताराम येचुरी जी के साथ नाश्ता करती हैं और धर्मतल्ला मैदान पे कलकत्ता में जाके उसी सीताराम येचुरी जी और कम्युनिस्ट पार्टी को गाली देती है। कौन सा गठबंधन है? नहीं, तो ऐसा गठबंधन नहीं होता है। जब टूट गया तो टूट गया, लेकिन कहीं बाहर में जाके साथ में नाश्ता कर रहे हैं और पब्लिक के सामने, ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है कि कहीं जाके हम गठबंधन की बात कर रहे हैं और जनता के सामने जब जाते हैं तो
गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल वो लोग आपस में करता है। बंगाल में टीएमसी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के नेताओं की बात सुनिएगा तो आपको आश्चर्य लगे। तो वहां पे किसी मंच पे बैठ के लोग गठबंधन बनाने की बात करता है, लेकिन जनता के बीच जब जाता है तो वहां इकट्ठा नहीं दिखता है। और एनडीए जैसा बैठक में दिखता है वैसा ही बाहर भी दिखता है। इस चुनाव परिणाम से बिहार के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? मैंने कहा बहुत साफ असर पड़ेगा। 2014 में बिहार की जनता ने 32 सीट दिया, जनता संतुष्ट हुई, जनता खुश हुई, जनता का विश्वास और भरोसा मोदी जी पे बढ़ा, तो 2019 में 39 सीट कर दिया। अब जिस प्रकार से पूरे देश के परिणाम आ रहे हैं और बिहार के अंदर जो लोगों का मनोभाव है और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो बहुत साफ है कि इस पर बिहार की जनता के पास तो वही बचा है कि एक सीट और मोदी जी को जो बचा हुआ है वो दे देना है। तो अब इस बार पूरा का पूरा 40 सीट बिहार की जनता एनडीए और बीजेपी को देने का काम। चुनाव में 50 के दरमियान 450 रुपया सिलेंडर देने का वादा किया गया है, तो क्या अब मुझे लगेगा? बिल्कुल, ये मोदी की गारंटी है और कल की जीत भी जो है वो मोदी की गारंटी की जीत है। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी है। इसमें छोटा सवाल यह है सर कि जब छत्तीसगढ़ में जहाँ चुनाव आप जीते हैं वहाँ 450 में सिलेंडर दे सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार? देखिए, हर राज्यों की अपनी स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति, हर राज्य का अपना बजट होता है। गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब पूरा कर। हर राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो अलग अलग होता है। अब बिहार का पर कैपिटा इनकम अलग है, तो यूपी का अलग है, तो कर्नाटक का अलग है, तो छत्तीसगढ़ का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है। तो हर राज्य सरकार का जो बजट बनता है वो उस राज्य के आमदनी के आधार पे बनता है। जैसे सामान्य भाषा में एक ही मोहल्ले में 10 घर है, तो 10 घर का बजट तो उस घर के आमदनी के आधार पे बनता है ना, उसका खर्च। तो वैसे ही राज्यों की भी स्थिति होती है। तो जिस राज्य का जैसा अर्थ प्रोवाइड करता है उसके अनुसार हम बजट का स्केचिंग करते हैं और जनता को हम क्या दे सकते हैं वह जनता को बताते हैं, और जनता को वही बताते हैं जो सरकार बनने के बाद हम कर सकते हैं। विशेष राज्य का दर्जा ही विपक्ष मांग रहा है। विपक्ष जिस विशेष राज्य की दर्जे की बात करता है उससे ज्यादा भारत की सरकार बिहार की सरकार को योजनाओं में दे रही है। बार बार हिसाब हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा बहुत साफ तौर पे दिया जाता है, और जो पैसे हमारी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, आज राज्य की स्थिति ऐसी हो गई है, मैचिंग बजट का जो पैसा है वो बिहार सरकार मिला के नहीं दे पाता है, जिसके कारण उन केंद्र की राशियों को ही खर्च नहीं कर पा रहे। और चुनाव के समय ही इनको विशेष राज्य को याद आता है, ये भी आप लोग जरा पूछिए। बाकी समय नहीं याद पड़ता है। जैसे विधानसभा या लोकसभा का चुनाव आएगा तो विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा पैसा भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। और जहां तक विशेष राज्य का दर्जा है, वो आप सब लोग को बता दें कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और उस रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट में ही स्पेशल स्टेटस देने पर रोक लगा दिया गया था। उस समय तो यही लालू प्रसाद जी उस सरकार को चला रहे थे। उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसी कांग्रेस पार्टी के पार्टनर थे, तो क्यों नहीं उस समय खिलाफ में आवाज उठाया? उस समय तो मुख्यमंत्री जी पी चिदम्बरम साहब के बड़ा नजदीक थे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, क्यों नहीं करा लिए थे? चूंकि